ये जो आज 7 कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये सातों महाद्वीप कुछ करोड़ साल पहले एक ही द्वीप का हिस्सा थे। उस समय भारत की लोकेशन फिक्स नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब भारत एशिया का हिस्सा बना तो हिमालय पैदा हुआ। और शायद आप इस बात से अनजान नहीं होंगे कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। फिलहाल वर्तमान समय में हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 8,849 मीटर है। हिमालय इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मिडिल एशिया और तिब्बत से अलग करता है। लगभग 30 करोड़ साल पहले सभी देश और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ और कुछ परिवर्तन के कारण इनके बीच दूरियां बढ़ती गई और इसी कारण समुद्र के बजाय हिमालय का जन्म हुआ। 14वीं शताब्दी तक एशिया, अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे के संपर्क में आते थे और इसी कारण 14वीं शताब्दी से पहले एशियाई देश भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार चल रहा था। भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप की धरती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वहीं अफ्रीका और यूरोप की ज़मीन के बीच लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकले तो 1492 में उनकी ये यात्रा भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में जाकर खत्म हुई और इस वजह से दुनिया के दो नए महाद्वीप अस्तित्व में आए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और आपको बता दें कि ये 14वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज थी। इसी यात्रा में कोलंबस कैरेबियन कॉन्टिनेंट पर पहुंचे और उन्होंने उस कॉन्टिनेंट का नाम इंडीज रख दिया। लेकिन हुआ क्या, जब ये पता चला कि ये तो भारत है ही नहीं, तो उस समूह का नाम इंडीज से बदलकर वेस्ट इंडीज हो गया। दो नए महाद्वीप की खोज के बाद नक्शा तैयार किया जाने लगा। अब्राहम आर्टेलियस ये एक डच नागरिक थे जिन्होंने साल 1564 में पहला नक्शा बनाया था। 1570 में अब्राहम ने थिएट्रम ऑर्बिस टेरारूम नाम का एक मैप तैयार किया, जिसे आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा कहा जाता है। और इस मैप में अब्राहम आर्टेलियस ने 7 कॉन्टिनेंट को इंडिकेट किया, यानी उन्होंने सातों महाद्वीप की जगह बताई थी। अब्राहम द्वारा बनाए गए नक्शे में एक समझने वाली बात ये थी कि साउथ अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग दोनों एक ही ज़मीन का हिस्सा लग रहे थे और वास्तव में वो दोनों एक ही ज़मीन का टुकड़ा थे। जब अब्राहम को समझ आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही ज़मीन से जुड़े रहे हों और बाद में भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं से अलग हो गए हों। इस थ्योरी पर वो बहुत ज़्यादा तो रिसर्च नहीं कर पाए क्योंकि 1598 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ वैज्ञानिकों ने अब्राहम के इस सिद्धांत पर गंभीरता से विचार किया, जिनमें से थियोडोर क्रिस्टाफ और कियोस, जिन्हें WJ कियोस भी कहा जाता था। कियोस के अनुसार साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तीनों एक ही महाद्वीप थे, लेकिन कियोस भी अपनी कही हुई बात को साबित करने में असफल रहे। अल्फ्रेड वेगनर बर्लिन के नागरिक थे और वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से PhD भी किए थे। 1906 में उन्होंने ग्रीनलैंड की यात्रा की और वो 2 साल तक वहाँ रिसर्च किए। 1908 में उनकी रिसर्च मार्बुर्ग यूनिवर्सिटी में शुरू हुई और 1911 में अल्फ्रेड ने एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर ने अब्राहम आर्टेलियस की थ्योरी को इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए बताया कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर जितने भी जीवाश्म हैं उनमें समानताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर जितने भी महाद्वीप हैं उनमें भी भौगोलिक समानताएं देखी गई हैं और वेगनर ने इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया। कॉन्टिनेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स में जो ड्रिफ्ट की प्रोसेस हुई उसका मेन रीज़न था रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का घूमना, और पृथ्वी के घूमने से जो बल उत्पन्न हुआ वो उसका मुख्य कारण था। जिस हिस्से से सातों महाद्वीप अलग हुए उसे पैंजिया कहा गया, जो 33 करोड़ साल पहले था, और एक विशाल महासागर जो पैंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था उसे पैंथालासा कहा गया। देखिए यहाँ पर 2 शब्द आए, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था और आज वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया है। वहीं एक महासागर जो पैंजिया को चारों तरफ से घेरे हुए था, पैंथालासा नाम दिया गया, और वही पैंथालासा आज 5 ओशंस में डिवाइड हो गया है। 1915 में वेगनर ने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। वैसे तो यहाँ पर 1915 में वेगनर द्वारा एक किताब लिखी गई थी, लेकिन अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1915 की डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस डेट को और क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
1950 के दशक में मैग्नेटिक सर्वे नाम की एक टेक्निक डेवलप हुई, जिसका प्रयोग धरती के अंदर की चीज़ों का पता लगाने के लिए किया जाता था। सपोज दैट कि अगर धरती से समुद्र को हटा दिया जाए तो पृथ्वी कुछ प्लेट्स में बटी हुई है और इन्हीं प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स नाम दिया गया, और भूकंप आता है तो इन्हीं प्लेट्स की वजह से आता है। मतलब प्लेटों में हलचल होती है या ऊपर नीचे होती हैं तो वो भूकंप का रूप ले लेता है। अब सवाल ये है कि इन प्लेट्स के नीचे क्या है, तो इनके नीचे अर्थ की लेयर्स दिखाई देती हैं, जैसे कि खौलता हुआ लावा, जिसकी वजह से प्लेट्स की लोकेशन चेंज होती रहती है। अगर इसकी प्रोसेस नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रक्रिया तेज हुई तब भूकंप आ जाता है। अभी कुछ देर पहले पैंजिया के बारे में चर्चा हुई थी। ये पैंजिया 17 करोड़ साल पहले 2 टुकड़ों में टूट गया था, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। गोंडवाना को छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। 1907 में एडवर्ड सुएज ने टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का सिद्धांत दिया था, और सुएज ने भारत में गोंडवाना से कुछ जीवाश्म इकट्ठा किए थे, जिस वजह से उसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ गया। प्रेजेंट थ्योरी के मुताबिक लॉरेशिया के टूटने से 3 महाद्वीप बने, यूरोप, एशिया के कुछ भाग और नॉर्थ अमेरिका। और जब गोंडवाना लैंड टूटा तो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे महाद्वीप बने। साथ ही इंडियन प्लेट अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ गई। यूरेशियन इन द सेंस जिस पे यूरोप और एशिया बसे हुए थे। इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समुद्र था, जिसका नाम था टेथिस सागर। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो उनके नीचे एक पहाड़ बनता चला गया, हिमालय, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मिडिल अटलांटिक में जितनी भी प्लेटें हैं वो हर साल 10 से 40 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही हैं। वहीं पैसिफिक ओशन में पेरू के किनारे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 160 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। तो हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, और अब आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है।